हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन हम लोगों का होने वाला है क्लास 10th के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूज़र डिफाइंड मेथड्स या मेथड या फंक्शन करके। और यदि आप अपने अभी के रिसेंट सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पर यूज़र डिफाइंड मेथड्स के नाम से ये चैप्टर लिस्टेड है, जिसका जो इंडेक्स नंबर है वो आपका 3 है। तो बेसिकली इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो भी हम लोगों का डिस्कशन होगा वो हमारा इन पॉइंट्स को ध्यान में रखे होगा कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन के टाइप क्या होते हैं, प्रोटोटाइप, डेफिनीशन, फ़ंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किन दो मेथड से हम लोग वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, कॉलिंग मेथड से कॉल्ड मेथड पे, और प्योर इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों का आज का डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ंक्शन होता क्या है और फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। पहला जो हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है वो है व्हाट इज़ फंक्शन, कि फ़ंक्शन है क्या। और जो दूसरा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला व्हाई वी नीड फंक्शन, हमको फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे यदि बात करें कि फ़ंक्शन है क्या, तो फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई सर्टेन टास्क, किसी भी एक टास्क को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। दैट मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब है जावा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं टू डू दैट टास्क, उस टास्क को करने के लिए। तो वो कहलाता है आपका फंक्शन। अब फंक्शन का जो प्रोग्रामिंग में वो यूज़ है वो है क्या, कि सबसे पहले नंबर पे आपको एक पूरा प्रोग्राम दिया गया, या उस प्रोग्राम को कह सकते हैं एक पूरा टास्क दिया गया करने के लिए। अब आपने क्या किया, उसको सब टास्क में तोड़ा, सब टास्क में आपने इसको तोड़ लिया। ये सब टास्क 1 है, ये सब टास्क 2 है, ये सब टास्क 3 है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पूरा प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टास्क के लिए लिख रहे हो। अब उस टास्क को आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, सब टास्क में तोड़ लिया। तो अब क्या करोगे, ये सब टास्क को आप क्या करोगे, फंक्शन के तौर पर इम्प्लीमेंट करोगे। मतलब फंक्शन की हेल्प से क्या करोगे, इस टास्क की जो फंक्शनिंग है उसके लिए स्टेटमेंट लिखोगे। तो होता क्या है कि जावा में हमारी फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जावा में एक वर्ड आता है, जावा हमेशा मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करता है। अब ये मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है, इसको पहले नंबर पे समझना पड़ेगा। तो जो आपका मेन प्रोग्राम है, इसको बोल सकते हैं मेन प्रोग्राम, या इसको बोल सकते हैं मेन मॉड्यूल। ठीक है, एक बहुत बड़ा टास्क है, मेन प्रोग्राम है। अब इसको करना क्या है, इसको आपको सब टास्क में तोड़ना है, सब मॉड्यूल्स में तोड़ना है। ऐसे करके आपने क्या किया, ये मॉड्यूल 1 बना लिया, ये मॉड्यूल 2 बना लिया, और ऐसे करके मॉड्यूल 3 बना लिया। अब आपने क्या किया, एक साथ प्रोग्रामिंग एक जगह पे करने की बजाय आपने मॉड्यूल 1 की जिम्मेदारी एक टीम को दे दी। ये आपकी टीम 1 है जो क्या करेगी, मॉड्यूल 1 की कोडिंग करेगी। टीम 2 आपकी मॉड्यूल 2 को रेडी करेगी। टीम 3 आपकी मॉड्यूल 3 को रेडी करेगी। ये तीनों अपनी पैरेलल में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब होगा क्या, जब टीम 1 का टास्क कंप्लीट हो गया, उनका मॉड्यूल रेडी हो गया, टीम 2 का रेडी हो गया, टीम 3 का रेडी हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिला देंगे। सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिला करके हमारा क्या होगा, वो कंप्लीट मेन प्रोग्राम बन जाएगा जो हमको बनाना था। अब इसको यदि रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपकी कार बनाने की एक फैक्ट्री है। तो एक तो मेथड हो सकता है कि कार बनाने के लिए आपके पास अलग अलग टीम नहीं है, या आपके पास एक ही टीम है जिसके साथ आपको काम करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप कार बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, फैक्ट्री में फ्रेम को तैयार किया। फ्रेम हमारा तैयार हो गया। फ्रेम तैयार होने के बाद आपने क्या किया, उसमें टायर्स पे काम किया। जब टायर आपके रेडी हो गए, उसके बाद आपने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम किया। इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई, उसके बाद आपने क्या किया, इंजन पे काम किया। मतलब एक के बाद आप एक क्या कर रहे हो, सीक्वेंस में काम करते चले जा रहे हो। जब फ्रेम रेडी हो गया, फ्रेम के बाद टायर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इंजन, ऐसे करके आपने क्या किया, एक के बाद एक काम करते चले गए। और फाइनली जब सारे के सारे काम आपके कंप्लीट हो गए,
तो लास्ट में कार आपकी रेडी हो गई। ये तो अप्रोच होता है नॉन मॉड्यूलर अप्रोच। जिस मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि आपने कार के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया कि कार की जो बॉडी बनाने का काम है वो हमारी टीम 1 करेगी, उसको एक काम दे दिया। अब टीम 2 क्या करेगी, बॉडी के पूरे होने का वेट नहीं करेगी। टीम 2 क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करेगी। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। टीम 3 ने क्या किया, टायर्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वो टीम 1 और टीम 2 के काम को कंप्लीट होने का वेट नहीं करेगी। टीम 4 ने क्या किया, इंजन पे काम करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये चार की चारों टीम पैरेलल में काम कर रही है, वो किसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि टीम 1 जब हमारा काम कंप्लीट कर ले तब हम टीम 2 करें, जब टीम 2 कंप्लीट कर ले तब टीम 3 स्टार्ट करे, टीम 4 फिर स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे पैरेलल में काम कर रहे हैं। अब जब इनका टीम 1 का काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने बॉडी ला के रख दी। टीम 2 ने क्या किया, उसी में इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दी। टीम 3 ने क्या किया, उसी में टायर्स लगा दिया। टीम 4 ने क्या किया, उसी में इंजन लगा दिया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, पूरी कार रेडी हो गई। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब है कि जो आपका मेन टास्क था उस मेन टास्क को आपने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पैरेलल उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब हमारे सारे के सारे मॉड्यूल्स रेडी हो गए, इसको बोलेंगे मॉड्यूल 1, इसको बोलेंगे मॉड्यूल 2, इसको बोलेंगे मॉड्यूल 3, इसको बोलेंगे मॉड्यूल 4। सारे के सारे क्या हुआ, मॉड्यूल्स जब हमारे रेडी हो गए तो हमने क्या किया, सबको एक साथ कंबाइन कर दिया और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो बन करके तैयार हो गया। तो जावा में, जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो जावा का जो मॉड्यूलर अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलर अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, वो फंक्शन या मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। दैट मीन्स फंक्शन या मेथड के थ्रू ही हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और उसको यूज़ कर पाते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं व्हाई वी नीड फंक्शन, तो इसका सीधा सा आंसर होता है फंक्शन की मदद से हम लोग जावा के मॉड्यूलर अप्रोच को अचीव कर पाते हैं। मतलब एक टास्क को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सारी डिफरेंट टीम्स पैरेलली उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में जब सबके मॉड्यूल्स रेडी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इसी का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, जैसे आपको बेसिक कैलकुलेटर बनाने का काम दिया गया, तो कैलकुलेटर में आपको पता है बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाने का काम दिया गया, उसमें प्लस ऑपरेशन होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा और मॉड्यूलस, ये ऑपरेशंस होंगे। अब या तो आप क्या करो, आपके पास सिंगल टीम है तो आप पहले प्लस का ऑपरेशन फिनिश कर लो कि प्लस जब ऑपरेशन होगा तो किस तरीके से एडिशन होगा, उसके बाद आप माइनस पे जाओ, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन पे जाओ, उसके बाद आप डिवीज़न पे जाओ, उसके बाद आप मॉड्यूलस पे जाओ। ये तो हुआ नॉन मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच में क्या है, ये प्लस वाले ऑपरेशन पर टीम 1 ने काम चालू कर दिया, इसने टीम 2 ने काम चालू कर दिया, इस पे टीम 3 ने काम करना चालू कर दिया, इस पे टीम 4 ने काम चालू कर दिया, इस पे टीम 5 ने काम करना चालू कर दिया। सब ने क्या किया, इसने क्या किया, टीम 1 ने ऐड करके एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर की पूरी वर्किंग लिख दी कि ऐड फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। टीम 2 ने क्या किया, सब्सट्रैक्ट करके एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर की पूरी वर्किंग लिख दी। टीम 3 ने क्या किया, मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर उसकी पूरी वर्किंग लिख ली। इसने क्या किया, डिवाइड करके एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर पूरी वर्किंग लिख दी। इसने क्या किया, इस तरीके से एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर पूरी वर्किंग लिख दी। अब जब सबके फंक्शंस रेडी हो गए तो हमने क्या किया, सारे के सारे फंक्शंस को एक साथ उठा करके कंबाइन कर दिया, तो हमारा बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेटर हमारा फिनिश हो गया। तो बेसिकली इसे बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब है जो आपका मेन मॉड्यूल है वो आपका सब मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा, सब मॉड्यूल्स पे डिफरेंट टीमें काम करेंगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि इन्होंने क्या किया, मेन फंक्शन जो था वो आपका कैलकुलेटर डिज़ाइन करना था। अब उसमें क्या किया, सब फंक्शंस आ गए, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स, ऐसे करके फंक्शंस आ गए। अब इन फंक्शंस को एक साथ कंबाइन कर दिया तो प्रॉपर आपका कैलकुलेटर बन गया। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं जावा के मॉड्यूलर अप्रोच की, तो मॉड्यूलर अप्रोच को अचीव करने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सब फंक्शन की, सब मॉड्यूल की, जिसके थ्रू हम लोग इसको अचीव करते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन वो होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के लिए हम लोग डेफिनेशन की बात करें, फंक्शन को समझने की बात करें, फंक्शन को एक्सप्लेन करने की बात करें, तो फंक्शन में क्या होता है, हम लोग सेट ऑफ कोड की बात करते हैं। मतलब हमने क्या किया, कुछ लाइन का कोड लिख लिया
जिसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया। जैसे यहाँ पे ये वाला जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया, इसमें ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन के लिए क्या किया होगा, कुछ कोड हमने लिखा होगा। इस ऐड फंक्शन के लिए कुछ कोड हमने लिखा होगा जिसके अंदर हमने बात किया होगा किस तरीके से किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करना है। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक फंक्शन हो गया, मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स परफॉर्म करना या एडिशन ऑफ 3 नंबर्स परफॉर्म करना। कैसे काम करेगा, किस तरीके से एडिशन होगा, क्या उसके लिए स्टेप्स फॉलो होंगे, वो सारे के सारे हमने क्या किया, इस ऐड फंक्शन के अंदर हमने लिख दिए। तो ये हो गया फंक्शन। फंक्शन की नीड क्या होती है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि जावा में मॉड्यूलर अप्रोच को अचीव करने के लिए हमको क्या होता है, फंक्शन ज़रूरत होते हैं। अब फंक्शन के बारे में आगे बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को आप पहचानोगे कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। जैसे यहाँ पर ऐसे करके ये लिखा हुआ है, एक यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके ये लिखा हुआ है, और उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे करके ये लिखा हुआ है। ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों में नाम ए है, तीनों के पहले इंटीजर लगा हुआ है। यहाँ पर कोई ब्रेसेस नहीं है पहले वाले में, दूसरे वाले में ये वाले ब्रेसेस लगे, तीसरे वाले में स्क्वायर ब्रेसेस लगे। अब ये क्या है, ये आपका नेम ऑफ अ वेरिएबल है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल का क्या है, डिक्लेरेशन है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन, इसके थ्रू क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगी विद द नेम ए टू होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यूज। अब ये जो इंटीजर है इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डेटा टाइप। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे डेटा टाइप। दूसरा क्या है, दूसरे केस में यहाँ पर ए, ये जो ऐसे करके ब्रेसेस लगे हुए इनको देख करके ही आप समझ जाइए ये क्या है, ए आपका एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब है इसके अंदर सर्टेन कोड लिखा होगा टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। और यहाँ पर जो इंटीजर लिखा हुआ है ये है आपका रिटर्न टाइप। जब ये फंक्शन के साथ इंटीजर यूज होगा तो बेसिकली ये क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा। जब ये आपका वेरिएबल के साथ यूज होगा इंटीजर तो ये आपका डेटा टाइप होगा। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रेसेस लगे हुए हैं बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर ये ए क्या है, अरे है। यदि आपने अरे अभी नहीं पढ़ी तो अरे आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, तो उसको जब आप आगे पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। और ये जो अरे के साथ इंटीजर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस टाइप। तीनों जगह पर इंटीजर है लेकिन तीनों जगह पर इसके नेम अलग अलग हैं। पहले नंबर पे जब कोई ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है और इसको बोलेंगे, जो इंटीजर है इसको बोलेंगे डेटा टाइप। वेरिएबल का जो होता है वो डेटा टाइप होता है। दूसरे केस में ये जो ब्रेसेस लगे हुए हैं इन ब्रेसेस को देख करके समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमारा ये फंक्शन है। और फंक्शन का जो इंटीजर लिखा हुआ है फंक्शन का होता है रिटर्न टाइप। और तीसरे जो स्क्वायर ब्रेसेस लगे हुए हैं इसको देख करके समझ में आ रहा है ये हमारी अरे है। अरे का क्या होता है, बेस टाइप होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, तो बेसिकली यदि फंक्शन के टाइप्स को कैटेगराइज करना है तो उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब है जावा की लाइब्रेरी में इन फंक्शंस के बारे में ऑटोमेटिकली सब कुछ डिफाइन है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इन फंक्शंस को यूज करना है। दूसरे होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर यूजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन बनाएगा और उनको यूज करेगा। जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जावा लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, सिर्फ हमको यूज करना होता है। जैसे अभी तक आप एक स्टेटमेंट यूज करते रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसमें क्या है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर हाथी घोड़ा गधा कुत्ता कुछ भी लिखेंगे वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये जावा लाइब्रेरी के अंदर कहीं पर डिफाइन है। इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे तो जो भी चीज आगे डबल कोट्स में लिखेंगे वो वैसी की वैसी ही प्रिंट हो जानी है। इसका जो पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है
कि ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या इसके पीछे टेक्निकल डिफिकल्टीज होंगी, वो जावा लाइब्रेरीज में डेवलपर्स ने हमारे लिए ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। हमको क्या है, हमको सिर्फ इसको यूज करना है। तो यूज करने के में हमको ये पता होना चाहिए किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूं, आपको स्कूटी खरीदने जाते हो तो स्कूटी खरीदने में क्या करते हो, क्या आप उसका इंजन खोल के देखते हो किस तरीके से इंजन पहिए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से स्कूटी को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, कोई मतलब नहीं होता है। वहां पे क्या है, वहां पे इनबिल्ट है, मतलब वहां पर स्कूटी ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरी असेंबल होकर के पूरी बन करके आई है। आपको यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में क्या समझना होता है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको यह समझना होता है कि किस तरीके से इसको यूज करना है। साइकिल लेने जाते हो, साइकिल लेते समय आपको क्या पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि ये आपके पाइडल है, ये पाइडल को ऐसे करके चलाओगे तो इस तरीके से ये साइकिल आगे की तरफ बढ़ेगी। ये हैंडल है, हैंडल में आपका ऐसे करके बेल लगा हुआ है, ऐसे करके ब्रेक लगा हुआ है, यदि आप ब्रेक दबाओगे तो साइकिल आपकी रुक जाएगी। तो मतलब एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड एंड फिक्स्ड इन केस ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। जैसे जावा लाइब्रेरीज में आपने बहुत सारे फंक्शंस, POW फंक्शन जो आपका होता है जो कि पावर के लिए यूज होता है वो यूज किया होगा, SQRT फंक्शन होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनको जावा लाइब्रेरी फंक्शंस करके चैप्टर है जिसके अंदर आप इनको पढ़ोगे। अभी जो हम लोग का मेन डिस्कशन हो रहा है वो यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में हो रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में खासियत ये है, इसमें सब पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में। सपोज यूजर ने ऐड फंक्शन लिखा तो इस ऐड फंक्शन के अंदर किस तरीके से एडिशन परफॉर्म होगा, किस तरीके से 2 नंबर्स 3 नंबर या 4 नंबर को ऐड करेंगे, वो सब का सब यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंक्शन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये पूरी तरीके से जावा कंपाइलर को बताना यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि इनबिल्ट फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शंस में ऐसा बताना यूजर की जिम्मेदारी नहीं होती है। डेवलपर्स ने ऑलरेडी उसके लिए चीजें सेट कर रखी होती हैं। जस्ट हमको बीइंग एज अ यूजर होने के नाते हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, आगे चलते हैं कि किस तरीके से फंक्शन आप लिख सकते हो। तो सपोज हमको क्या करना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है वी नीड टू राइट अ फंक्शन, ठीक है, राइट अ सिंपल फंक्शन जिसका काम होगा टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ये हमको परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन कैसे लिखोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब उस केस में क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइड ऐसे करके जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो वाइड यूज कर रहे हैं। आगे हम लोग वाइड हटा करके भी डिफरेंट चीजें यूज करेंगे। ऐसे करके हमको क्या करना है, ऐड करके एक फंक्शन बनाना है, यहां पर ऐसे करके ब्रेसेस लगा दिए। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स परफॉर्म करने हैं। जब हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स परफॉर्म करने हैं तो उस केस में क्या होगा, हमको इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए 2 नंबर्स चाहिए होंगे, तभी तो आप उसका एडिशन परफॉर्म कर पाओगे। अपने मन से कोई भी नंबर उठा करके एडिशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या होगा, हमको इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए हमको 2 पैरामीटर्स चाहिए। तो पैरामीटर के बारे में यदि बात करते हैं तो पैरामीटर होता क्या है, बेसिकली पैरामीटर आपका फंक्शन नेम के जस्ट बाद इन ब्रेसेस के अंदर लिखे जाने वाला वेरिएबल आपका पैरामीटर होता है, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ये क्या होता है, आपका पैरामीटर होता है। पैरामीटर का काम क्या होता है, पैरामीटर से ये पता चलता है कि इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए किस तरीके के वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, किन वैल्यूज के बिना ये फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इसको मैं जनरली क्लास में एग्जांपल देता हूं। जैसे इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है, खाना ना मिले तो भी चलेगा, पानी ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरत होती है, उसके बिना इंसान जरूर जिंदा ही नहीं रह सकता। तो उसी तरीके से जब पैरामीटर्स की बात करते हैं तो दीज आर दी वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड टू रन दिस फंक्शन प्रॉपरली। ये वो वैल्यूज हैं जिनके बिना ये ऐड फंक्शन प्रॉपरली काम कर ही नहीं सकता है। तो उस केस में अभी जैसे यहाँ पर ऐड के आगे ऐसे करके ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स इस फंक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी वैल्यू एक्सपेक्टेड नहीं है, बिना किसी वैल्यू के भी ये फंक्शन प्रॉपरली रन करेगा।
लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको फंक्शन बनाना है जिसमें हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म करना है। तो हमको क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए एज अ पैरामीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और हमको दो वैल्यूज़ चाहिए जिनका हमको एडिशन परफॉर्म करना है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर लिया इंट ए और यहाँ पर लिया इंट बी, ऐसे करके दो वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन क्या बताएगी, ये पहली लाइन फंक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगी, जिससे ये पता चलेगा यहाँ पर ये फंक्शन के पहले, फंक्शन के नेम के जस्ट पहले लिखा हुआ वॉइड। जावा में जब बात करते हैं तो वॉइड के बारे में बात करते हैं, तो वॉइड का मतलब होता है नथिंग, मतलब ये फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब होता है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ऐसा ही होता है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गिफ्ट लेकर के उसके बर्थडे पर गए और फ्रेंड ने वहाँ पर बर्थडे आपसे गिफ्ट ले लिया, बर्थडे सेलिब्रेट किया और रिटर्न में आपको एक गिफ्ट दे दिया। मतलब आप एक गिफ्ट लेकर के गए थे फ्रेंड के लिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया और वापस में आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया। रिटर्न गिफ्ट दे दिया, रिटर्न गिफ्ट क्या होगा कि आप लेकर के वापस चले आओगे। आप वहां पे गए और वहां से कोई चीज ले करके वापस आए। अभी यदि आपको रिटर्न कीवर्ड या रिटर्न टाइप समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, हम लोग अभी आने वाली क्लास में, आने वाले वीडियो में एक पूरा फंक्शन बनाएंगे, एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और वहां पे देखेंगे किस तरीके से ये रिटर्न काम करता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, ये ऐड फंक्शन है, ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग। इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कौन सी दो वैल्यूज की जरूरत है, इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज की जरूरत है। तो ये दो वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की फर्स्ट लाइन के बारे में। हाँ, तो फंक्शन की फर्स्ट लाइन से पहले नंबर पे ये पता चला ये रिटर्न टाइप है, मतलब प्रॉपरली फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ये पता चला फंक्शन का नाम क्या है, और ये पता चला कि इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए किन दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब यदि मैं यहाँ पर इसका हमको एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमने एक नया वेरिएबल ले लिया इंट सी और यहाँ पर कर दिया a प्लस बी। तो ये एडिशन परफॉर्म हो गया दोनों नंबर का। और हमने क्या किया, यहीं पर इसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये जो वेरिएबल सी में वैल्यू थी इसको प्रिंट भी कर दिया जो रिजल्ट था आपका। अब इन दो ब्रेसेस के बीच में फंक्शन का आपने पहले नंबर पे नाम लिख दिया। ये जो फंक्शन की पहली लाइन है, इससे क्या पता चला, ये आपका इंट्रोडक्शन है, जिससे ये पता चल रहा है कि फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए किन वैल्यूज की जरूरत है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर ये जो दो ब्रेसेस आए, इनके अंदर हम लोग बात करते हैं फंक्शन क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा। इसको बोलते हैं फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से मतलब है फंक्शन क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा, ये इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में डिफाइन है। क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में इस तरीके से आता है। जो सबसे पहली लाइन होती है फंक्शन की, उसमें क्या होता है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन छिपा होता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए क्या वैल्यूज चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा काम था एक फंक्शन लिखना जिसमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म हो, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन लिखते हैं, किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं और किस तरीके से अपना काम होता है। ठीक है, ऐसे करके बना लिया क्लास सैंपल। इसके अंदर यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया यदि वेरिएबल्स वगैरह कुछ आपको डालने हो। यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हो a इक्वल्स टू 10, फ्लोट b इक्वल्स टू 20। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम है वाइड फर्स्ट, नेम ऑफ फंक्शन इज़ फर्स्ट।
अब इसको क्या चाहिए, इसको 2 वेरिएबल्स चाहिए प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए। एक वेरिएबल का नाम रख दिया p इंट p, अगले वेरिएबल का नाम रख दिया इंट q, और ये क्या करेगा, यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल ले लिया इंट c, जिसके अंदर क्या किया, p प्लस q का काम कर दिया, और इसके अंदर से हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इस तरीके से डाला, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर डाला रिजल्ट इज़ ऐसे करके डाला, और c को यहाँ पर ऐसे करके प्रिंट कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया। अब कोई भी प्रोग्राम आपका पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो उस केस में हमने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। स्ट्रिंग args वाली चीज़ आपकी क्या होती है, ऑप्शनल होती है, आप लिखना चाहो ना लिखना चाहो। अब ये फंक्शन आपने बना लिया, अब ये फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल यदि मैं दूं, यदि मैं यहाँ पर यदि ऐसे करके अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और मुझे बाहर एक अटेंडेंट मिला हुआ है जिसका काम है जो भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैं इसको बोल दूं और ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दे। सपोज़ कोई चीज़ कहीं से ले करके आनी या किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो कर दे। अब ये अटेंडेंट हमको मिला हुआ है, ये अटेंडेंट अपने आप अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करेगा जब तक मैं इसको आदेश नहीं दूंगा। तो जो आपका ऑर्डर देने का काम है, बेसिकली इसको जावा की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कॉल करने का काम। मतलब इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये कमरे के अंदर आएगा। इसको मैं टास्क बताऊंगा कि आपको जा करके ये टास्क करना है, वो टास्क करेगा। टास्क करने के बाद ये सपोज यहाँ पे गया किसी काम से, जिस काम से मैंने भेजा वहाँ से वापस आएगा और मुझे बताएगा कि हाँ मैं वहाँ गया था, जो टास्क आपने दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जब तक मैं इसको अटेंडेंट को कॉल नहीं करूंगा तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। ये अटेंडेंस वैसा का वैसा ही खड़ा रहेगा, हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये जो कॉल करने का काम है, जावा लैंग्वेज में इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। हर एक फंक्शन को आपको कॉल करनी पड़ेगी मेन फंक्शन के अंदर से। ये फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही बना खड़ा रहेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस फंक्शन को मैं क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कहाँ से, मेन फंक्शन के अंदर से। अब ध्यान देने वाली बात है, जब मेन फंक्शन से अंदर से हमको इसको कॉल करना है तो रूल होता है कि हमको सबसे पहले देखना है कि ये फर्स्ट करके जो फंक्शन है ये कहाँ पर है, किस क्लास के अंदर है। कौन सी क्लास के अंदर है, सैंपल क्लास के अंदर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सैंपल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास सैंपल का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, सैंपल s1 इक्वल्स टू न्यू सैंपल। ऐसे करके क्लास सैंपल का ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन हमको कॉल करना है उसको कॉल करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जो अभी हमने बनाया है। डॉट ऑपरेटर लगेगा और उसके बाद हमने क्या लिखा, नेम ऑफ फंक्शन लिखा जिसको हमें कॉल करना है। अब इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज चाहिए। तो उस केस पे हमने एक वैल्यू यहाँ पे पास किया 10, अगली वैल्यू हमने पास किया 20। तो ये क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है वो लाइन आपकी कहलाती है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल से मतलब है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अब समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जावा कंपाइलर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद देखेगा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन जावा कंपाइलर को कहां पर मिलेगा, तो उसके लिए जावा कंपाइलर इसके पहले देखेगा डॉट ऑपरेटर लगा, उसके पहले देखेगा s1 करके एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब जावा कंपाइलर ऊपर वाली लाइन पे आएगा और देखेगा कि s1 ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसे पता चला ये जो s1 ऑब्जेक्ट है ये सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट है। मतलब जावा कंपाइलर को पता चल गया कि क्लास सैंपल के अंदर ही कहीं पर ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उस केस में जावा कंपाइलर को जब ये फर्स्ट फंक्शन मिल गया, अब जावा कंपाइलर नेक्स्ट चीज जो सर्च करेगा, जो देखेगा, वो देखेगा कि क्या इस फर्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई डिपेंडेंसी है।
हाँ डिपेंडेंसी है, वी नीड 2 पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंटीजर, 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स चाहिए तभी एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो जावा कंपाइलर देखेगा क्या यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स पास किए गए हैं फंक्शन कॉल करते समय, आंसर आया हाँ, तो उस केस में क्या हुआ 10 आपका यहाँ पर उठ करके आ जाएगा p की जगह पर, 20 यहाँ पर q की जगह पर आ जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर लिखा हुआ इंट c इक्वल्स टू p प्लस क्यू, वहाँ पे 10 प्लस 20, वेरिएबल c में वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेरिएबल c में वैल्यू 30 आ जाएगी, और क्या होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस तरीके से स्टेटमेंट प्रिंट होगा, रिजल्ट इज करके प्रिंट होगा। यहाँ पर यदि मैं आउटपुट विंडो की बात करूँ तो आउटपुट विंडो में कुछ इस तरीके से आएगा, रिजल्ट इज, और जो वैल्यू c की है दैट इज 30, दैट विल बी प्रिंटेड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के परिणाम स्वरूप। अब इतना करने के बाद, ये प्रॉपर फर्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जावा कंपाइलर वापस यहां पर आएगा, और ये फंक्शन कॉल के बाद में सपोज कोई लाइन यहां पर इस तरीके से लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस तरीके से लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, ऐसे करके ओके करके लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या आएगा, जावा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर वापस आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले नंबर पे जावा कंपाइलर जब ये फंक्शन कॉल पे एग्जीक्यूट करने पहुंचेगा तो देखेगा कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ पर हो सकता है, उसके लिए देखेगा इसके पहले नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, S1 है, S1 देखेगा किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स जावा कंपाइलर को इन दो लाइन के कॉम्बिनेशन से पता चला कि सैंपल क्लास के अंदर ये फर्स्ट फंक्शन कहीं पर है। जावा कंपाइलर को ये फर्स्ट फंक्शन मिल गया। अब अगली डिपेंडेंसी, फर्स्ट फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए, 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर चेक किया क्या इंटीजर टाइप की 2 वैल्यूज पास हो रही है, हाँ बिल्कुल पास हो रही हैं। तो ये वैल्यूज इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के लिए उठ करके यहाँ पर आ गई। दैट मीन्स p की वैल्यू 10 हो गई, q की वैल्यू 20 हो गई, और जब ये फंक्शन आगे एग्जीक्यूट हुआ तो c इक्वल्स टू p प्लस क्यू, c में क्या आ गया, दोनों का सम आ गया, 10 प्लस 20 30 आ गया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट इज c, ऐसे करके वैल्यू प्रिंट हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, इतना प्रॉपर फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज लगा हुआ, यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया, तो जावा कंपाइलर वापस गया यहाँ से चल करके यहाँ पर, और इस फंक्शन कॉल के बाद वाली जो लाइन थी, बाद वाला जो कोड था उसको एग्जीक्यूट किया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके करके एक मैसेज ऐसे करके प्रिंट हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था, किस तरीके से फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होती है, किस तरीके से फंक्शन कॉल प्लेस होती है। अब आपने यहाँ पर फंक्शंस किसी भी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, फर्स्ट पहले लिखा है, सेकंड बाद में लिखा, थर्ड उसके बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी उसी सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम के ये फंक्शंस कॉल होंगे और फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे उनकी फंक्शन कॉल प्लेस होगी। समझ लो, सीधा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे यहाँ पर सारे के सारे लोग, क्लास के सारे स्टूडेंट्स ऐसे झुंड बना करके खड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने जनरली एग्जाम में देखा होगा। अब एग्जाम में यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार यहाँ पर एक टीचर खड़ा है और एक एक रोल नंबर बुलाता जा रहा है। सपोज इसका रोल नंबर 3 है, 2 है और इसका 14 है। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार यदि आपके यहाँ पे जो टीचर खड़े हुए उन्होंने बोला रोल नंबर 14, तो ये किस सीक्वेंस में खड़े हैं उससे मतलब नहीं है। यहां पर जिस सीक्वेंस में यहां पर टीचर ने उनको कॉल किया, टीचर ने सबसे पहले 14 को बुलाया, तो क्या हुआ, 14 वाला स्टूडेंट सबसे पहले अंदर जाएगा। उसके बाद टीचर ने बोला सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार यहां पर रोल नंबर 3 की नेक्स्ट सीट है, तो रोल नंबर 3 को बुलाया, 3 अंदर जाएगा। उसके बाद लास्ट में 2 को बुलाया तो लास्ट में 2 जाएगा। तो बेसिकली यहां पर जिस सीक्वेंस में टीचर ने कॉल प्लेस करी स्टूडेंट को, उस सीक्वेंस में स्टूडेंट क्लास के अंदर इंसर्ट होंगे, क्लास के अंदर जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग किस सीक्वेंस में आपके फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है फंक्शन कॉल पर। किस तरीके से फंक्शन कॉल, किस सीक्वेंस में फंक्शन कॉल प्लेस हुई है, उससे ये चीज डिसाइड होगी। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस काम करता है, किस तरीके से फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स काम करते हैं, और आपका स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी। यदि आपको यहाँ पर कोई भी
कैसा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। और यदि आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है इस वीडियो को देखने के बाद, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।